नमस्कार डॉक्टर्स। आज का आयुर्वेदा एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा विषय है हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी और आयुर्वेद में उसका नज़रिया क्या रहेगा। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी के बारे में कुछ ये बता दें कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे आपको ऐसी चिकित्सा तुरंत ही करनी पड़ेगी जिसका कुछ ना कुछ परिणाम आ जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको त्वरित ही चिकित्सा बदलनी पड़ती है। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एन्सेफेलोपैथी यानी कि ब्रेन का कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, और हाइपरटेंसिव यानी कि जो हाइपरटेंशन से हो रहा है। एन्सेफेलोपैथी होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक हाइपरटेंशन है। जब हाइपरटेंशन ये क्रिएट करता है तो वो सामान्य हाइपरटेंशन नहीं होता, वो अधिकांश मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जैसी कैटेगरी में आता है। जब ये मैलिग्नेंट होता है तो उसमें ऐसा क्या विशेष है? जब भी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, यह सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 200 या उससे ज़्यादा, या फिर और नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140 या उससे ज़्यादा का रहता है। ऐसी परिस्थितियों में यह मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आता है। ये हाइपरटेंशन अचानक से आता है या फिर कोई ऐसे पेशेंट में होता है जो पहले कभी हाइपरटेंसिव था, पहले ही बीपी की गोली ले रहा है, लेकिन अब वो ढंग से नहीं ले रहा है, वो अच्छे से अपने ब्लड प्रेशर को काबू नहीं कर रहा है। साथ में अचानक ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के बाद भी कभी कभार पेशेंट को किसी कारणवश, जैसे कि टॉक्सिन हो गए या फिर कोई और औषध ले लिया, नशा ले लिया, तो उसके साथ वो ब्लड प्रेशर अचानक शूट करता है। ऐसी कंडीशंस में वह हाइपरटेंशन अचानक बढ़ने के कारण जो खून और मस्तिष्क या ब्रेन के बीच में जो ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है वो टूटता है, और यह टूटने के कारण खून के जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, रक्तकण हो गया या अन्य कोई, वो सारे लीक कर जाते हैं ब्रेन में, यानी मस्तिष्क के कोश में। वहां पे जाने के तुरंत साथ ही वह मस्तिष्क का जो पैरेन्काइमा रहता है, ब्रेन पैरेन्काइमा, वहां पे सूजन क्रिएट करता है। वहां पे सूजन करने के कारण वहां के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, और इसकी वजह से रहता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। जैसे ये डेफिसिट्स आता है वैसे ही मेंटल अल्टरेशन, यानी कि ख्यालों में अल्टरेशन या फिर बर्ताव में अल्टरेशन आता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस और सेजर्स यानी कि फिट आना। ये सारी कंडीशंस एन्सेफेलोपैथी में सामान्यतः पाई जाती है। हाइपरटेंशन मैलिग्नेंट हो जाता है। अब इस कंडीशन को चिकित्सा क्या करे, तो जो भी आधुनिक तरह से चिकित्सा रहती है उसमें ब्लड प्रेशर को डाउन करने की सबसे प्रथम चिकित्सा होती है। ज़्यादातर ओरल मेडिकेशन से लिया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत लगे कि किसी वस्तु ऐसी हो रही है, परिस्थिति ऐसी हो रही है कि ओरल मेडिकेशन नहीं ली जा सकती है, तो उसको आईवी ट्रीटमेंट देना आवश्यक हो जाता है। हालांकि हाइपरटेंशन में आईवी ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, पर ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन इतनी घातक है कि इसके सिम्टम्स में कोमा, स्टूपर और इवन डेथ तक शामिल है, और यह समय हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी जैसे इनिशिएट होता है उसके 2 घंटों के भीतर तक मौत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा को तुरंत ही करना अत्यंत आवश्यक है। जब भी अंग्रेजी दवाई से चिकित्सा करते हैं तो उसमें कुछ एक परिस्थितियां होती है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर कोई लंबे वक्त से कोई रुग्ण है जिसका ब्लड प्रेशर पहले से ही ज़्यादा रहता है तो उसका एकदम से ब्लड प्रेशर नीचे नहीं लाया जाता, परंतु ऐसे रोगियों में जो अभी का ब्लड प्रेशर है उससे 25% तक नीचे ला दिया जाता है। जैसे कि अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा है या फिर 200 मान के चलिए, 200 आ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर 150 लाना है, और नीचे का ब्लड प्रेशर 140 है तो वो उस हिसाब से 25% तक कम कर देना है। अगर ये नहीं हो रहा है तो एक क्राइटेरिया रहता है कि 160 ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का 110 से 100 तक ला देना होता है। अगर ऐसा नहीं किया, हम सीधा सडन ही ब्लड प्रेशर नीचे ले आते हैं, तो ऐसे रुग्णों में जिनको पहले से ही लंबे वक्त से हाइपरटेंशन की
दिक्कत है, वो दवाई ले रहा है और उसको हम एकदम से 120 130 के करीब ब्लड प्रेशर ले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में होता है कि खून में से जो भी पोषक तत्व मस्तिष्क तक जाते हैं, वो एक मैकेनिज्म रहता है जिसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। वो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, यानी कि खून में से सेरेब्रम यानी मस्तिष्क, ब्रेन में जो भी परफ्यूजन होता है वो प्रेशर मेंटेन करता है। अब पहले से जो हाइपरटेंसिव है उसमें क्या होता है कि लंबे वक्त से मस्तिष्क को अब आदत पड़ चुकी है, तो वो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी उस तरह से सेट हो जाता है कि वह हायर लेवल पे अपना परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन करता है। जैसे ही हम सीधा उसका ब्लड प्रेशर नीचे ला देंगे तो वह परफ्यूजन प्रेशर सीधा नीचे गिर जाएगा, वह एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा, ऐसी कंडीशन घातक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी 25% का क्राइटेरिया बताया है या फिर 165 का क्राइटेरिया बताया है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लाने का, उसे फॉलो करा जाता है। अगर कोई नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है तो ऐसे कंडीशन में ऐसा रहता है कि उसका ब्लड प्रेशर जितना हो सके एब्रप्टली डाउन करो, लेकिन ऐसे रोगियों में कभी कभार 150 या 160 तक भी ब्लड प्रेशर आने पे आपको हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी वाले लक्षण मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसका आयुर्वेद में क्या होता है। जो भी आयुर्वेद में हम करते हैं, हम सबसे पहले इसका इंद्रिय संबंधित निदान करते हैं, क्या यह साध्य है असाध्य है। हाँ, इमरजेंसी तो आयुर्वेद में भी आती है, वहीं रोग नदी आयुर्वेद में आएगा तो आयुर्वेद में आकस्मिक चिकित्सा करनी पड़ती है। सम्मोह, अरति, इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रिय नाशन, यदि ये 3 कंडीशन रुग्ण में है, रोगी में है, कि वो खुद विश्वास में नहीं है कि उसका क्या होगा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और वैद्य के पास आने के बाद भी, यदि वैद्य के निर्देश के होने के बाद भी यदि उसको यह घबराहट रहती है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो ऐसे रोगियों को स्वभावतः छोड़ देना चाहिए। यदि रोगी दुर्बल पड़ चुका है पूरा सा और यह जो भी लक्षण आ रहे हैं एन्सेफेलोपैथी वाले, यह एकदम बढ़े हुए आ रहे, तीव्र वेग से आ रहे हैं, तो ये भी छोड़ देने चाहिए। अब इसके कौन कौन से लक्षण मिल सकते हैं? इसके बहुत सारे लक्षण हैं। अधिकांश शोणितज रोग जो रहते हैं, मद हो गया, मूर्छा हो गया, इंद्रिय दौर्बल्य हो गया, इंद्रिय नाश, मोह, ये सारे रोग रक्तज विकार है, तो उसकी चिकित्सा हम रक्त प्रदोष के अनुसार करेंगे, रक्त विकार के अनुसार, जैसे कि रक्तपित्त, हरक्रिया, विरेचन, उपवास। उसके अलावा भी कई सारी कौम्ब सर्पी आदि चिकित्सा, वमन कराएंगे, तीक्ष्ण सारे औषध का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये यदि इमरजेंसी कंडीशन में आया हुआ है तो उसको सद्य फल क्रिया यानी कि अब्रप्ट चिकित्सा फिर से करनी होगी। उसके साथ साथ ऐसी क्रिया करनी होगी जो तुरंत ही लाभकारी हो, जैसे कि तीक्ष्ण वमन हो गया, तीक्ष्ण नस्य हो गया, जैसे कि संन्यास में भी बताया हुआ है। संन्यास में ऐसे बताया है कि आप नख के अंतर में पीड़ा करिए, केश लुंचन हो गया, प्रधमन हो गया, ये सारी चिकित्सा सद्य फलकारी और एक तरह से आपकी रोगी की जांच भी हो जाएगी कि उसकी कॉन्शियसनेस कितनी है। अब आगे भी हम देखें कि पेशेंट थोड़ा सा यदि आप स्टेबल कर पाओ वमन देने के बाद, तो दूध आदि से उसकी चिकित्सा है, उसके साथ शतावरी आदि दो, कुंभ सर्पी से चिकित्सा करो, षटफल घृत का प्रयोग करो, त्रिफला प्रयोग है, शिलाजतु प्रयोग है, चित्रक है, उसके साथ एक रसायन शुरू कर दो। अब पेशेंट जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तब भी आप हो सके तो कुछ वेग धारण के अनुसार, धातु प्रदोष के अनुसार, इंद्रिय प्रदोष के अनुसार आप पूरा रोगी का हिस्ट्री लीजिए। इस हिस्ट्री में आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि जृंभा विधारण, क्षौथु विधारण, निद्रा विधारण, पुरुष विधारण, मूत्र विधारण और वायु का वेग विधारण, इतने सारे वेग विधारण आपको मिलेंगे।
आप यदि ये सोच रहे हैं कि ये कैसे प्रश्न है, क्या ही अर्थ मिलेगा, तो हाँ, ये इस तरह से काम करता है कि कभी कभार कुछ लोग अपने कार्यवशात, कोई प्रीवियसली हाइपरटेंसिव रोगी है, वो ऐसे कोई कार्य में व्यस्त रहते हैं, दवाई सही से नहीं ले पा रहे हैं, यदि ले भी पा रहे हैं तो कितनी जा रही है उनको पता नहीं है, कब जा पा रही है, या फिर खुद ऐसे अपनी दवाई बंद करके बैठे हैं और अपनी मीटिंगे, अपने किसी कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सही से सो नहीं पा रहे हैं, सही से उबासी तक नहीं ले पा रहे हैं, सही से अपने वेग को भी साफ नहीं कर पा रहे, जैसे मूत्र वेग के लिए जा नहीं पा रहे, किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हो चुके हैं, मल के लिए भी नहीं जा पा रहे, आवश्यक कार्य में व्यस्त है। ऐसी परिस्थितियां एक बार या दो बार तक शरीर सह भी लेगा, लेकिन जब ये बार बार होने लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल भर, तब ये कभी ना कभी अचानक से ब्लड प्रेशर को शूट कर देगा। यह वेग धारण एक बार में ठीक है, लेकिन जब ये बार 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 वेग धारण होता है तो ये शिरोरोग, आक्षेपक, ऐसे सारे सारे लक्षण क्रिएट करते हैं। इंद्रिय दुर्बल हो गया, इंद्रिय नाश हो गया, तो ये सारा होने लगता है। उसके साथ आपकी जो चिकित्सा जाएगी, तो जिस तरह से आपके वेग विधारण हो जाएंगे, उस आपकी हिस्ट्री में मिलेगा, उस अनुसार आपकी चिकित्सा जाएगी। जैसे अवगाहन हो गया, बस्ती हो गया, प्रमाथी द्रव्य हो गया, स्वेद हो गया, चंपी हो गया, है ना, संवाहन है, निद्रा है, सामगायन हो गया, वातहर चिकित्सा हो गई, धूम हो गया, ये सारी चिकित्साएं वेग धारण के अनुसार जाएगी। फिर धातु प्रदोष के अनुसार और इंद्रिय प्रदोष के अनुसार। यदि धातु प्रदोष के अनुसार आप देखें तो रस प्रदोषज और मज्जा प्रदोषज विकार में भ्रम, तंद्रा, इंद्रिय नाश, इंद्रिय दौर्बल्य, ऐसे लक्षण आपको मिल जाएंगे। तो इस अनुसार रस और मज्जा में आप चिकित्सा करोगे तो अधिकांश लंघन, रस प्रदोषज में सारी चिकित्सा लंघन के अनुसार जाएगी, इसमें सारे लंघन शामिल है। चतुष्प्रकार संशुद्धि, जिसमें वमन, विरेचन, आस्थापन और नस्य, ये 4 नस्य तीक्ष्ण लेने पड़ते हैं यदि इमरजेंसी कंडीशन है तो। उसके बाद यदि आप मज्जा प्रदोष में जा रहे हैं तो वही संशोधन के साथ आपको व्यवाय, व्यायाम, औषधम स्वादुतिक्त, यानी कड़वी और मीठी औषध देनी होगी, अन्न भी उस तरह से जाएगा। फिर इंद्रिय प्रदोष, यदि इंद्रिय प्रदोष हो चुका है तो उसमें या तो उपताप, यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो होता है वो इंद्रिय उपताप, उपघात मानी इंद्रिय विनाशन, यानी अब उसको कुछ इंद्रिय का नाश हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। अब ये हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी चिकित्सा इंद्रिय प्रदोष विकार या फिर मर्म चिकित्सा के अनुसार जाएगी। मर्म चिकित्सा के अनुसार यदि आप देखते हैं तो भी उसमें कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण, मायुर्घृत, महामायुर्घृत, ये सारी चिकित्साएं है। सुखावर्ती है, दृष्टिपदावृत्ति है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट प्लान हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि स्थान के अनुसार यदि आप कोई चिकित्सा करना चाहें तो मस्तिष्क फिर से इंद्रिय का स्थान है, उत्तमांग में सारी इंद्रियां स्थित है। उस इंद्रियों को अगेन ऐसा कहा गया है कि इंद्रियाणाम मनोनाथ मनोनाथस्तु मारुत, यानी कि इंद्रियों का नाथ मन है और मन का नाथ मारुत यानी कि वायु है। तो यदि इंद्रिय में दिक्कत आ रही है तो मन की चिकित्सा करनी चाहिए, और मन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी चिकित्सा वायु से करनी चाहिए। और एक रेफरेंस ये होता है कि मन के संलग्न होने पे चक्षु देखता है। चक्षु जो है मन के संयोग होने से ही देखेगा, और मन का यदि संयोग नहीं हो रहा है तो चक्षु देख के भी नहीं देख पाता। इसका ये अर्थ है कि चक्षु यानी कोई भी इंद्रिय, उसकी चिकित्सा भी मन के ऊपर आधारित है, तो यहाँ पर मन की चिकित्सा करना आवश्यक है। मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि मूर्ध, आयुर्वेद के अनुसार मस्तिष्क एक मूर्ध है। मूर्ध यानी प्राण वायु का स्थान, प्राणवत्र मूर्धग। अगर हम प्राण वायु में भी यदि आगे बढ़े तो प्राण व स्रोतस के मूल में आता है हृदय और महास्रोतस। तो हमारी चिकित्सा भी फिर से हृदय
और महाश्रोतस के अनुसार जाएगी। हृदय में यानी कि रस धातु की चिकित्सा, व्यान वायु की चिकित्सा, मन की चिकित्सा, ओज की चिकित्सा, और तो और महाश्रोतस में वमन और विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, इस तरह से हमारी चिकित्सा जाएगी। रस व स्रोतस में यदि रस धातु का मूल है, रसवना स्रोतसम हृदय मूलम, है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं तो भी रस धातु की चिकित्सा भी लंघन से जाएगी। प्राणवायु की चिकित्सा देखे तो फिर प्राणवायु में हृदय आएगा, तो हृदय के अनुसार चिकित्सा जाएगी। यदि दोष के अनुसार देखें तो जब कफ और पित्त क्षीण होकर वायु अत्यंत बढ़ा हुआ होगा, या फिर वायु और कफ क्षीण होकर पित्त अत्यंत बढ़ा हुआ होगा, तब संज्ञानाश, संज्ञा प्रणाश, इंद्रिय दौर्बल्य ऐसे लक्षण मिलेंगे। तो उस तब ऐसी कंडीशन में यदि आप इस तरह से निदान करते हो दोष के अनुसार, तो आपको जो दोष क्षीण हुए हैं उनको बढ़ाना है और जो बढ़े हैं उनको कम करना है। यदि आप इस तरह से देख रहे हैं कि ओवरऑल इसमें चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए, तो ओवरऑल आपकी चिकित्सा ये जाएगी कि एक सिर का स्थान है तो सिरोरोग में देखिए, सिरोरोग में भी अनंतवात में होगा, अनंतवात में भी इंद्रिय दौर्बल्य है। अर्धावपेदक में देखिए तो उसमें भी भ्रम है, एन्सेफेलोपैथी में चक्कर भी आने की अवस्थाएं हो सकती है, जैसे कि स्टपर हो गया। ऐसे कंडीशन में आप सिरोरोग अनुसार चिकित्सा करें, जैसे नस्य कर्म हो गया। सिरोरोग में सिर से सबसे नजदीकी रास्ता रहता है नाक, नाक यानी कि वहां से तीक्ष्ण औषध सीधा नस्य के द्वारा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको त्वरित परिणाम मिलने की सबसे अधिक संभावनाएं रहती है। यदि आप ये सोचे कि अंदर का कोई दिक्कत है, कोष्ठ का कोई दिक्कत है, तो वमन क्या कार्य करेगा, ऐसा भी ख्याल आता है। हाँ, ऐसे कंडीशन में वमन क्या 45 मिनट जाएगा, 50 मिनट जाएगा, वो तो बहुत लंबा हो गया। यदि आप उतना सब्र नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी रुग्ण को पेट दबा के आगे से झुका के तुरंत ही वमन करा सकते हैं। ऐसी कंडीशन ज़्यादातर ये भी तब भी होती है जब आप अति ज़्यादा खाना खा लेते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन हो जाए, तो भी वायु पित्त कफ का प्रकोप होता है। तब भी ऐसी कंडीशन में आपको लंघन कराना है या फिर तुरंत उसका वमन करा देना है। ये वमन के लिए आप औषध दे ये आवश्यकता नहीं है, आप पेशेंट को आगे झुका के पेट दबा के तुरंत ही वमन करा सकते हैं, या फिर ऊपर से कुछ और पिला के तुरंत वमन करा दे। फिर आप उसकी चिकित्सा अलसक और विसूचिका के समान कर सकते हैं। यदि विसूचिका में कर रहे हो तो विरेचन के बाद विरेचन के अनुसार चिकित्सा करो, आदि क्रम से, तर्पण आदि क्रम से। यदि आप अलसक के समान चिकित्सा कर रहे हो तो अलसक में आप पहले वमन करा दो, वमन के बाद आप सुखोष्ण लवण अम्बु पिला दो। अब ये क्या चीज है, वमन के बाद रोगी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जो भी सीधा परफ्यूजन प्रेशर डाउन होता है, उसको आप स्टेबलाइज करने का आपको मौका मिल जाएगा। और आप ये एकदम ध्यान में रखते हुए कर सकते हो, थोड़ा 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 करके पिला सकते हो, और ये त्वरित कारगर रहता है। इसमें एक और विरेचन का स्पष्ट निर्देश है जो कि संन्यास में दिया गया है कि आप उसको संसरण से विरेचन कराओ। कोई भी विरेचन नहीं है, यदि संन्यास जैसी चीज आप डायग्नोस करो तो उसको संसरण दो। संचरण आप सोचोगे कि आरगवत से होता है या मृदु विरेचन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे दोष स्वयं ही पहले ही इतने ही उत्कृष्ट हो चुके हैं, तो वो त्वरित ही दोषों को कोष्ठ से बाहर निकाल देगा। जब यह औषध अंदर जाता है तब वह जाते ही तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देता है। विरेचन का वेग कदाचित कुछ समय बाद लगेगा, लेकिन रुग्ण का सिम्टम्स में जो भी लक्षण है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी हम ओवरऑल चिकित्सा देखें। यदि उसका संज्ञानाश हो चुका है तो भी अगर आप देखें सिद्धि स्थान में, तो उसमें दिखाया गया है कि आपको सामगान देना है। सामगान का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी डीजे वगैरह बजाने लगे। सामगान का अर्थ रहता है कि एक सूथिंग जो कि सांत्वना देता है, आश्वासन देता है,
ऐसा कोई भी संगीत होना चाहिए, और गायन का मतलब होता है कि उसमें कुछ वर्डिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि लिरिक्स हो गया। तो ऐसे वर्डिंग्स, ऐसी आवाज़ जो कि सांत्वना देती हो, वैसा संगीतमय वातावरण होना चाहिए। अब हम आयुर्वेद के अनुसार ओवरऑल चिकित्सा की बात करें तो उसमें आपको वायु सबसे महत्वपूर्ण है। वायु की चिकित्सा करनी है, रक्त की चिकित्सा करनी है, रस की चिकित्सा कर सकते हैं, हृदय की चिकित्सा करनी है, मन के अनुसार भी चिकित्सा करनी है। पित्त और कफ की चिकित्सा जिस तरह से जिस दोष का जितना संयोग अंदर हुआ है उसके अनुसार करनी है। यदि आप वमन और विरेचन कर रहे हैं तो ये अवश्य ध्यान रखिए कि संन्यास के अलावा वमन और विरेचन तीक्ष्ण होगा। शिरोविरेचन में भी तीक्ष्ण है, फिर समन हो जाएगा। जैसे ही तीक्ष्ण वमन विरेचन शिरोविरेचन हो जाए उसके तुरंत बाद जैसे ही रोगी के सारे तीव्र लक्षण शांत हो जाए, आप उसको आराम से समन औषध से चिकित्सा कर सकते हैं। एक और चीज आप डायग्नोस कर सकते हैं, क्या ये मर्म का कोई अन्य व्याधि है? वेग विधारण में जो भी सारा लिखा गया है वो सारा उदावर्त के अनुसार है। क्या हृदय का कोई अन्य व्याधि है? अपतंत्र के अपतामिक जैसा कुछ है? नहीं है, तो उस अनुसार भी आपकी चिकित्सा बन सकती है। इसके अलावा भी आपके पास कई सारे औषध रहते हैं जो वायु को तुरंत समन करने में अत्यंत मदद करते हैं, जैसे कि वात विध्वंसन रस हो गया, योगेंद्र रस हो गया, बृहदवात चिंतामणि हो गया। और तो और ऐसी कंडीशन में हमारे पास औषध के रूप में अन्न भी उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मीठा कोई भी औषध हो गया जो कि वमन कराने में सहायक होता है। रस की चिकित्सा भी फिर आपको अन्न से करनी पड़ती है। इतनी चिकित्सा के बाद यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने शोधन करा दिया, समन करा दिया, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है विदिन 2 आवर्स या फिर आधा घंटा या घंटा भर में नहीं हो पा रहा है, कोई लाभ नहीं दिख रहा है, तो आप त्वरित ही रक्त मोक्षण की ओर प्रयाण करें। ठीक है। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी में इतना जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें पेशेंट में कहीं ना कहीं वास्कुलर स्वेलिंग रहती है या फ्लूइड ओवरलोड रहता है। ऐसी कंडीशन को तुरंत ही डाउन करने के लिए आप सीधा रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ऐसे में दोनों चीज आपका शांत हो जाएगा, एक फ्लूइड ओवरलोड और दूसरा साथ में इंटरनल इन्फ्लामेशंस। जब ये दोनों शांत हो जाएगा पेशेंट तुरंत ही स्टेबलाइज होने लगेगा, उसके लक्षण कम होने लगेंगे। ये ध्यान रखना होता है रक्त मोक्षण पे कि रक्त मोक्षण करते करते अचानक और अति रक्त मोक्षण ना हो जाए, वरना रक्त मोक्षण के अतियोग के लक्षण भयंकर रहते हैं। यह थोड़ा रिस्की रहता है पर आप इसको आकस्मिक संजोगों में बिल्कुल ही कर सकते हैं। इसके ऊपर देख रेख आपको अवश्य रखनी पड़ेगी। आज का आयुर्वेदा में हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक समाप्त हुआ। आपके कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी का जो टॉपिक था उसमें जितने भी सारी कंडीशन का वर्णन किया गया है, आप यह ध्यान अवश्य रखें कि जो भी परिस्थिति आती है उसके अनुसार वैद्य को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि वैद्य हमेशा हर केस को ले ही ले। कभी कभार व्यवस्था ना हो तो आप किसी और वैद्य की मदद ले सकते हैं या फिर उनके यहाँ पे भेज सकते हैं। रेफर करना भी एक अच्छी बात है। आपके अन्य कोई प्रश्न हो, अन्य कोई टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हो, तब कमेंट सेक्शन में अवश्य मैसेज करें, टाइप करके हमें बताएं। हम आपकी अवश्य मदद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।